चलो, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एक छोटा सा पार्ट बाकी है, उसके बाद ये अपना यूनिट हो जाएगा खत्म। ठीक है, क्या बोला है यहाँ पर? जब भी हम डैमेजेस क्लेम करते हैं ना, ठीक है, तो डैमेजेस क्या है? एक रेमेडी ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बराबर। तो और भी क्या क्या रेमेडीज है अदर देन डैमेजेस? देखो, अपन ने यहाँ पर स्टार्टिंग में देख लिया था, वी हैड सीन सबसे पहला सूट फॉर डैमेजेस, बराबर। ये पूरा हो गया अपना। इसके अंदर अपन ने टाइप्स ऑफ डैमेजेस वगैरह सब कर लिए थे। अभी नेक्स्ट है रेसिंग द कॉन्ट्रैक्ट या रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। फिर अपन देखेंगे सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, सूट फॉर इंजंक्शन एंड क्वांटम मेरिट। ठीक है, तो ये वाला अपना हो गया खत्म। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सूट फॉर डैमेजेस। अभी नेक्स्ट जो है ना, दैट इज रेसिंग द कॉन्ट्रैक्ट या रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोला है, ध्यान से सुनना कि सपोज दो पार्टी में से एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करती है। कॉन्ट्रैक्ट को क्या करती है? ब्रीच करती है। इज दिस क्लियर? तो दूसरा पार्टी उसको कैसे ट्रीट करता है? एज रेसिंडेड। एज कैसे ट्रीट करता है? रेसिंडेड। इज दिस क्लियर? तो क्या बोला है? व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट इज ब्रोकन बाय वन पार्टी, द अदर पार्टी में ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रेसिंडेड। मतलब क्या? जैसे फॉर एग्जाम्पल सत्यम ने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था कि वो मुझे 50,000 रुपीज देगा, इन एक्सचेंज आई विल बी गिविंग माई फोन टू हिम। अब वो क्या करता है? वो 40,000 रुपीज लेकर आता है। वो क्या करता है? 40,000 रुपीज लेकर आता है। एसी चालू कर बोल रहा हूँ। वो 40,000 रुपीज लेकर आता है। तो मतलब कहने से उसने ब्रीच किया कॉन्ट्रैक्ट को। तो कहने से अब मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या ट्रीट करूंगा? एज रेसिंडेड। एज रेसिंडेड मतलब अब मुझे भी उसको फोन देने की कोई भी जरूरत नहीं है। इज दिस क्लियर? देखो क्या बोला है। A promises B to deliver 50 bags of cement on a certain day. B agrees to pay the amount on receipt of goods. अब क्या होता है? A ने डिलीवर ही नहीं किया सीमेंट, ठीक है, तो अब कहने से B is also discharged from the liability by using rescission of a contract या rescind the contract। समझ में आया? Is this clear? ये है दूसरा रेमेडी। पहला रेमेडी क्या था? सूट फॉर डैमेज। ये तुम्हारा दूसरा रेमेडी। तीसरा रेमेडी क्या है? क्वांटम मेरिट। क्वांटम मेरिट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, सुनना ध्यान से। इसका मतलब क्या होता है? वेयर वन पर्सन हैज रेंडर्ड सर्विस टू अनदर इन सर्कमस्टेंसेस which indicate an understanding between them that it is to be paid for although no particular remuneration has been fixed. The law will infer a promise to pay, that is nothing but quantum merit। बराबर। अब देखो यहाँ पर क्या बोला है, ये जो है ना, ये एक डॉक्ट्रिन है। डॉक्ट्रिन मतलब क्या? प्रिंसिपल। इसका रुको, एक एग्जाम्पल है ना, वो एग्जाम्पल लेके मैं समझाता हूँ तुम लोग को, ध्यान से सुनना। एग्जाम्पल देखो, ए अग्रीज टू डिलीवर 100 बेल्स ऑफ कॉटन टू बी एट अ प्राइस ऑफ 1000 पर बेल। मतलब 1000 into 100 मतलब टोटल कितने लाख का कॉटन भिजवाने वाला था वो? 1 लाख का। द कॉटन बेल्स वर टू बी डिलीवर्ड इन 2 इंस्टॉलमेंट ऑफ 50 ईच। बराबर, मतलब पहले वो 50 बेल्स भिजवाएगा, उसके बाद वो बाकी के 50 बेल्स ऑफ कॉटन भिजवाएगा। अब यहाँ पर क्या होता है कि ए ने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट तो डिलीवर कर दिया, मतलब पहले 50 बेल तो भिजवा दिए, बट सेकेंड वाला जो था ना, वो उसने डिलीवर नहीं किया। मुझे एक बात बताओ, क्या यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट रेसिंड हो जाएगा? होगा, सही बात है। बट मुझे एक बात बताओ, ये जो बी ने पहले 50 बेल लिए, उसके लिए तो उसको पैसा देना पड़ेगा ना, बराबर। जितना बेनिफिट उठाया उसका तो पेमेंट करना पड़ेगा। इसी को क्या बोलते हैं? क्वांटम मेरिट। इसको क्या बोलते हैं? समझ में आया? एक और एग्जांपल देखो, एक्स रॉन्गफुली रिवोक्ड वाइज अथॉरिटी, मतलब एजेंट की अथॉरिटी एक्स ने क्या कर दी? रिवोक कर दी। रिवोक मतलब कैंसिल कर दी। बिफोर वाई कुड कंप्लीट हिज ड्यूटीज, नाउ हेल्ड वाई कुड रिकवर एज क्वांटम मेरिट फॉर द वर्क ही हैड डन एंड द एक्सपेंसेस ही हैड इनकर्ड इन द कोर्स ऑफ हिज ड्यूटीज एज एन एजेंट। अब देखो सिंपल एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तुम्हारे घर पे कोई सर्वेंट आते, ठीक है, वो लोग पूरा महीने काम करने के लिए आते, बराबर। अब सपोज उन्होंने काम स्टार्ट किया और तुम उनको बीच महीने में, सपोज 15 दिन के बाद तुम उनको बोलते हो अभी से आना मत। तो मुझे एक बात बताओ, एटलीस्ट जितने 15 दिन का जो कुछ भी काम किया उतना तो पैसा देना पड़ेगा ना तुमको। यस और नो गाइस? बराबर। इसी को क्या बोलते हैं? क्वांटम मेरिट। ठीक है, ध्यान से देखो क्या बोला है यहाँ पर क्लियरली। When one person has rendered service to another in circumstances which indicate an understanding between them that it is to be paid for although no particular remuneration has been fixed, the law will infer a promise to pay। और इसी को क्या बोलते हैं? क्वांटम मेरिट।
अब देखो यहाँ पर ना दो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए. क्या बोला है? इट इज ओनली अवेलेबल इफ द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन डिस्चार्ज. ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट क्या होना चाहिए? डिस्चार्ज होना चाहिए. एंड क्या बोला है? द क्लेम मस्ट बी ब्रॉट बाय अ पार्टी नॉट इन डिफॉल्ट. बराबर. क्लेम कौन लेकर आना चाहिए? इट मस्ट बी बाय अ पार्टी नॉट इन डिफॉल्ट. अंडरस्टूड. देखो इसके ये कौन से केसेस में आता है. क्वांटम मेरिट कब कब अराइज होता है? सबसे पहले व्हेन एन अग्रीमेंट इज डिस्कवर्ड टू बी वॉइड और व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड. बराबर. बिकम्स वॉइड मतलब फ्यूचर में होता है वो वॉइड. व्हेन समथिंग इज डन विदाउट एनी इंटेंशन टू डू सो ग्रेटिट्यूसली. इसका मतलब क्या होता है? ग्रेटिट्यूस मतलब फ्री. ग्रेटिट्यूस मतलब क्या होता है? फ्री. बराबर. विदाउट एनी इंटेंशन मतलब फ्री में नहीं होता है. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक अ बेसिक एग्जाम्पल. तुम लोग क्या करते हो जब तुम लोग किसी भी होटल में जाते हो, ठीक है. अब होटल में तुम्हारा सामान वो नीचे से लेकर तुम्हारे रूम तक पहुंचाएगा. मुझे एक बात बताओ, जो होटल का बिल भरते हो तुम, उसमें सारे के सारे चार्जेस इंक्लूड होते हैं ना, ठीक है. अब मुझे एक बात बताना कि सपोज वहां पर फिर जब तुम रूम में चेक इन किए, ठीक है, तो उन्होंने तुम्हारे लिए सामने एक बहुत अच्छा सा नाश्ता वगैरह रखा था. सपोज वो कॉम्प्लीमेंट्री था, ठीक है. तो अगर कॉम्प्लीमेंट्री था तो तुम उसको खा सकते हो. बट फिर नीचे ना लोग क्या कर रहे थे? लंच कर रहे थे. अब तुमने लंच का पैसा नहीं भरा था, तुम्हें सिर्फ ब्रेकफास्ट कॉम्प्लीमेंट्री था. तुम लंच करने भी चले गए. अब क्या सब चीज थोड़ी मुफ्त में आती है? घर थोड़ी है वो होटल है ना. तो वहां पर अगर तुमने लंच कर दिया तो तुमको बिल भरना पड़ेगा. एक किसी रेस्टोरेंट में जाके तुम बैठे, तुमने ऑर्डर किया, ठीक है, और वो ऑर्डर में जो कुछ भी खाना है वो खाना खा के थैंक यू बोल के निकल जाओगे क्या? क्या चैरिटी मुफ्त में मंदिर में गए थे क्या? नहीं ना. फिर क्या बोला है? वेयर देर इज एन एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट टू रेंडर सर्विस बट देर इज नो अग्रीमेंट एज टू रेम्यूनरेशन. एक एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है कि सर्विस दी जाएगी बट रेम्यूनरेशन कितना रिटर्न में पैसा दिया जाएगा वो अभी भी फिक्स नहीं है. उसका मतलब क्या 1 रुपया दोगे तो भी चलेगा क्या? यू मस्ट गिव रीजनेबल प्राइस, ठीक है. एंड वेयर वन पार्टी अबेंडन्स और रिफ्यूज टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट. एंड लास्ट और दो केसेस क्या है? वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट इज डिविजिबल एंड द पार्टी नॉट इन डिफॉल्ट हैज एंजॉयड द बेनिफिट ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस. मतलब देखो ना, वो बी ने, जो ए और बी वाला केस था, 100 बेल्स ऑफ कॉटन में से 50 बेल्स तो उसको मिल चुके थे ना. तो एटलीस्ट उसको 50 बेल्स का तो पैसा देना पड़ेगा. ऐसे नहीं बोल सकता ना अभी वो जो पैसा मिला, मतलब जो कॉटन मिला वो मैं रिफंड भी नहीं दूंगा और तुझे उसका पैसा भी नहीं दूंगा. ऐसा चलेगा क्या? नहीं चलेगा. एंड देखो, व्हेन एन इनडिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ लम सम इज कंप्लीटली परफॉर्म बट बैडली द पर्सन हु हैज परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट कैन क्लेम द लम सम बट द अदर पार्टी कैन मेक अ डिडक्शन फॉर अ बैड वर्क. कभी कभी हम क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमने किसी एक पर्टिकुलर बोलते हैं ना पर्सनलाइज्ड काम के लिए किसी को ऑर्डर दिया रहता है, ठीक है. सपोज लेट्स टेक फॉर एग्जाम्पल, मुझे मेरे घर पे एक पेंटिंग बनवानी थी, ठीक है, या तो वॉल आर्ट करवाना था. अब वॉल आर्ट के लिए उसने मुझे बोला था कि एग्जैक्टली 12,000 रुपया होगा, ठीक है. अब जब उसने वो काम किया ना तो बीच में उसने बहुत सारे मिस्टेक किए थे, काम अच्छे से नहीं किया था, ठीक है. तो कहना है सेम कि मैं उसको बोलूंगा नहीं नहीं 12,000 तो मैं तुझे नहीं दूंगा, मैं तुझे 10,000 दूंगा, बट एटलीस्ट 10,000 तो देना पड़ेगा ना. मैं ऐसे बोलूँ कि नहीं 1 भी रुपया नहीं मिलेगा, कुछ तो देना पड़ेगा. इज दिस क्लियर एवरीवन? हम डिडक्शन कर सकते हैं, कुछ भी अगर नुकसान हुआ है तो उसका डिडक्शन कर सकते हैं. अंडरस्टूड गाइस? तो देखो क्वांटम मेरिट का मतलब क्या होता है कि एज मच एज द पार्टी डूइंग द सर्विस हैज डिजर्व, मतलब उसको उतना पैसा तो जरूर मिलेगा जितना वो डिजर्व करता है. इट कवर्स अ केस वेयर द पार्टी इंजर्ड बाय ब्रीच हैड द टाइम ऑफ ब्रीच डन part but not all of the work which he is bound to do under the contract and seeks to be compensated for the value of the work done. ठीक है. तो देखो ये दो कंडीशंस तुमको याद रखना है, बाकी तो तुम सब याद रख लोगे. इज दिस क्लियर? अंडरस्टूड? चलो नेक्स्ट क्या बोलता है? सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस. अभी बस थोड़ा सा ही बाकी है. सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मतलब क्या कि वेर डैमेजेस आर नॉट इज नॉट एन एडिक्वेट रेमेडी इन द केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. बराबर. जैसे फॉर एग्जाम्पल सोहम क्या करता है, सोहम एक बार ना सैलॉन जाता है और बोलता है कि आप मेरे बाल मस्त हाईलाइट कर डालो, ठीक है. उसको एकदम ऐसे मस्त ऐसे हाईलाइटेड लुक चाहिए था. हाईलाइट पता है ना, मतलब ऐसे कलर करते अलग टाइप का. अब कैसा होता है कि वो जो बंदा था, सपोज हर्ष था उधर, नया नया बंदा था, उसको तो हाईलाइट करने को आता ही नहीं था.
तो उसने क्या किया, सोहम का ये जो पूरा सेंटर का पार्ट है ना पूरा ही हाईलाइट कर दिया, मतलब सारे के सारे बाल उसने ब्लॉन्ड कलर के कर दिए। अब सोहम बोलेगा ये कैसा लुक कर दिया तुमने, हाईलाइटर ने तुमने तो ऐसे कलर ही मार दिया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि मुझे एक बात बताओ, सोहम उधर से चिढ़ के निकल जाएगा तो चलेगा? वो डैमेजेस पैसा क्लेम करके क्या ही करेगा, वो क्या चाहता है कि मेरे जो बाल पहले थे वैसे मुझे पुराने काले बाल करके दे दो। मतलब क्या, यू आर आस्किंग फॉर अ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। जैसे सिंपल बात बताओ, रोड पे तुम्हारा एक्सीडेंट होता है, ठीक है, जानबूझ के कोई तुम्हारी गाड़ी को ठोक देता है, अब तुम उससे झगड़ा करोगे, बट तुम अल्टीमेटली क्या चाहते हो कि तुम्हारा जो नुकसान है या तो वो उस नुकसान का पैसा दे दे या तो तुम्हारी गाड़ी को वैसे ओरिजिनल कंडीशन में करके रख दे। इज दिस क्लियर? सपोज आई गिव दिस बॉटल टू हर्ष, ठीक है, अब उसने क्या कर दिया, उसका ये जो ऊपर वाला ढक्कन है तोड़ दिया। अब मैं उसके पास से डैमेजेस क्यों मांगू? मैं तो बोलूंगा भाई मुझे नई बॉटल ही लाके दे दो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इज दिस क्लियर? सो यहाँ पर क्या बोला है, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। जहां पर डैमेजेस एक एडिक्वेट रेमेडी नहीं है तो यहां पर क्या होगा, द कोर्ट में इन इट्स डिस्क्रिशन ऑन अ सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस डायरेक्ट द पार्टी इन ब्रीच टू कैरी आउट प्रॉमिस अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब क्या वो डैमेजेस पे करके छूट सकता है? नहीं, उसको क्या करना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना ही पड़ेगा। इज दिस क्लियर? लास्ट क्या बोला है, सूट फॉर इंजंक्शन। सूट फॉर इंजंक्शन का मतलब क्या होता है, देखना ध्यान से सुनना। एन अ फिल्म स्टार अग्री टू एक्ट एक्सक्लूसिवली फॉर अ पर्टिकुलर प्रोड्यूसर, बराबर। जैसे सिद्धार्थ मल्होत्रा ने सिर्फ और सिर्फ यशराज फिल्म्स के लिए साइन किया है, ठीक है, सो ओनली फॉर अ ईयर। अब ड्यूरिंग द ईयर ही कॉन्ट्रैक्टेड टू एक्ट फॉर सम अदर प्रोड्यूसर। अब वो सपोज यशराज को छोड़ के वो सपोज इधर चला जाता है आमिर खान फिल्म्स में, बराबर। तो यहां पर क्या होएगा कि उसको वो रोक सकता है, करण जौहर सिद्धार्थ मल्होत्रा को रोक सकता है बाय इंजंक्शन ऑर्डर्स, बाय इंजंक्शन ऑर्डर्स। इज दिस क्लियर? सो देखो यहां पर क्या हो रहा है, वेयर अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट इज नेगेटिंग द टर्म्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। मुझे एक बात बताओ, सिद्धार्थ मल्होत्रा ने किसके साथ वादा किया था, वो यशराज के साथ रहेगा। अब वो उसको छोड़ के 20 साल में किधर जा रहा है, आमिर खान के पास, तो चलेगा क्या? ऐसा नहीं चलेगा। द कोर्ट में बाय इशूइंग एन इंजंक्शन ऑर्डर रीस्ट्रेन हिम, मतलब क्या, सिद्धार्थ मल्होत्रा को रोक दिया जाएगा कि वो यशराज को छोड़कर आमिर के पास नहीं जा सकता। अंडरस्टूड गाइस? इसको क्या बोलते हैं, इंजंक्शन। एक लास्ट सेक्शन बोलता है पार्टी राइटफुली रेस्टिंडिंग द कॉन्ट्रैक्ट एंटाइटल्ड टू कॉम्पेंसेशन। मतलब क्या, देखो क्या बोला है, अ पर्सन हु राइटफुली रेस्टिंग द कॉन्ट्रैक्ट इज एंटाइटल्ड टू कॉम्पेंसेशन फॉर एनी डैमेज which he has sustained through non fulfillment of a contract। मतलब क्या, कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस नहीं हुआ तो जो भी डैमेज हुआ रहेगा उसका वो कॉम्पेंसेशन मांग सकता है। सो देखो, अ सिंगर कॉन्ट्रैक्ट्स विद बी द मैनेजर ऑफ अ थिएटर, ये एग्जांपल रिपीट हो रहा है, याद करो, टू सिंग एट हिज थिएटर फॉर 2 nights इन एवरी वीक फॉर द नेक्स्ट 2 months, बराबर, एंड बी एंगेजेस टू पे हर 10,000 फॉर ईच नाइट। अब 5 नाइट परफॉर्म करने के बाद 6th नाइट को ए आती नहीं है थिएटर में। अब मुझे एक बात बताओ, इन दिस केस बी क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट को तो रेसिड कर देगा, साथ ही साथ बी क्या करेगा, ए से कॉम्पेंसेशन भी लेगा, क्योंकि ए ने क्या किया, वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया। समझ में आ रहा है तुम लोग को, यस और नो? सो देखो हम लोग ने क्या क्या केसेस देखे, ध्यान से देखना। जहां जहां डैमेजेस एक रेमेडी नहीं है, मतलब अदर देन डैमेजेस, सूट फॉर डैमेजेस के अलावा कौन सी रेमेडी है, तो सबसे पहले क्या बोला है, रेस्ट्रिक्शन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दो। फिर क्वांटम मेरिट, क्वांटम मेरिट का सिंपल शब्दों में मतलब होता है जितना फायदा तुमने उठाया उसका पेमेंट कर दो, बाकी का पेमेंट मत करना, बराबर। साथ ही साथ एक और क्या बोला अपन ने, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, मतलब जहां पर डैमेजेस सफिशिएंट नहीं होते, बराबर, वहां पर क्या करना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना ही पड़ेगा। एंड सूट फॉर इंजंक्शन, सूट फॉर इंजंक्शन मतलब क्या, कि अगर कोई एक पर्सन कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स को नेगेट कर रहा है या वायलेट कर रहा है तो कोर्ट उसके ऊपर एक इंजंक्शन ऑर्डर लगा सकती। इज दिस क्लियर? इंजंक्शन मतलब रिस्ट्रेन, रुकावट करना, रोकना, ठीक है। एंड लास्ट क्या बोला है, पार्टी राइटफुली रेस्ट्रिक्टिंग द कॉन्ट्रैक्ट एंटाइटल्ड टू कॉम्पेंसेशन। मतलब देखो जिसने भी ब्रीच किया, ठीक है, जैसे सपोज अगर मैंने ब्रीच किया, उसके वजह से नुकसान किसका हुआ, हर्ष का हुआ, तो हर्ष विल रेस्टिंग द कॉन्ट्रैक्ट एंड ही विल क्लेम कॉम्पेंसेशन फ्रॉम मी। इज दिस क्रिस्टल क्लियर? इसके साथ तुम्हारा ये वाला यूनिट होता है खत्म। ओके,
चलो हेडिंग दे दो तुम्हारे नोटबुक में, अदर रेमेडीज। हेडिंग क्या दोगे? अदर रेमेडीज। उसमें देखो ये ना जो क्वांटम मेरिट है ना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ना, क्वांटम मेरिट। सबसे पहले लिखो रेस्ट्रिक्शन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, ये पूरा लिखना। जितना जितना मैं हाईलाइट करा उतना लिखते जाओ। रेस्ट्रिक्शन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ये हुआ लिख के रेस्ट्रिक्शन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट।
अभी क्वांटम मेरिट लिखो. ओके. क्या नंबर था? 23 नंबर था ना लास्ट. अब ये लिखो. द क्लेम फॉर क्वांटम मेरिट अराइजेस इन द फॉलोइंग केसेस.
ये 4 कंडीशन हो गया, आगे के 2 लिखो। उसके बाद नेक्स्ट लिखना सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। ये हो गया ना क्वांटम मेरिट। सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्या? अच्छा बाकी है। सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में लिखना उसके बाद सूट फॉर इंजंक्शन, कितना लिखा रहे हो सर, पूरा ही लिखा रहे हो आप तो। अगर मैं पेपर चेक करने वाला होता ना तो मैं मेरी ही लैंग्वेज लिख पाता और मैं मार्क्स भी दे देता, सिंपल लैंग्वेज। बट लॉ में यही दिक्कत होती है, लीगल लैंग्वेज लिखना पड़ता है। थर्ड में भगवान उसका भी इंजेक्शन देते हैं। Like 2 years semester, let's say after that semester. तो वो डाला English total. Direction. Education electric board.
चलो ये हो गया लास्ट सेक्शन 75 का। लास्ट लिखो सेक्शन नंबर 75। डन। हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के 5 यूनिट हो गए खत्म और 4 यूनिट्स टू गो। फिर सेल ऑफ गुड्स एक्ट और कंपनीज एक्ट। सो हम सोचे भगवान कब खत्म होगा। अरे बट कितने अच्छे से किया ना अपन ने। अब तुम लोग को कॉन्फिडेंस आ रहा है कॉन्ट्रैक्ट में? लिख लिख के सर हाथ की बैंड बज गई और आप कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हो। बट बेटा लिखोगे नहीं तो कैसे पास होगे? ओरल एग्जाम है क्या? ओरल एग्जाम होता तो मेरा प्रवचन सुन के भी चले जाते तो भी पास हो जाते। इट्स अ रिटन पेपर नो, एमसीक्यू भी नहीं है इकोनॉमिक्स जैसा। चलो वी आर मूविंग टू द 6th यूनिट ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट दैट इज टॉकिंग अबाउट कंटिंजेंट एंड कॉजी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, एक बार ना तुमको पूरा रिकैप देता हूं। सबसे पहले यूनिट 1 में सुनो ध्यान से। यूनिट 1 इसके अंदर अपन ने पढ़ा कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। ओके, कॉन्ट्रैक्ट इज एन अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। फिर अपन ने पढ़ा अग्रीमेंट क्या होता है, तो अग्रीमेंट इज ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। ठीक है, ये पूरा जो अपना था ना कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, ये पूरा यूनिट नंबर 1 में हो गया खत्म। यूनिट नंबर 2 में पूरा का पूरा क्या पढ़ा? कंसिडरेशन। यूनिट नंबर 3 में अपन ने क्या पढ़ा था? अदर एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें सबसे पहले अपन ने देखा था कॉम्पिटेंस ऑफ पार्टीज, फिर फ्री कंसेंट, उसके बाद लीगल कंसिडरेशन, लॉफुल कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट, एंड लास्ट क्या था? वॉइड अग्रीमेंट्स। ठीक है, फिर यूनिट नंबर 4 अभी अभी ताजा यूनिट नंबर 4 में क्या किया था अपन ने? परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। क्या देखा था? परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। एंड यूनिट नंबर 5 में अपन ने क्या देखा? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या देखा? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब देखने जाए ना तो ऑलमोस्ट हम लोग ने जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स का जो कुछ भी था वो सारा यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो पहले 5 यूनिट में जो कुछ भी हमने पढ़ा था वो एक जनरली सारे कॉन्ट्रैक्ट्स पे लागू होता है। अब जो अपन पढ़ रहे हैं ना ये एक 2 टाइप के स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स ही एक तरह से देखने जाए। एक होता है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट और एक होता है कॉजी कॉन्ट्रैक्ट। इस पूरे यूनिट में हम 2 ही चीज पढ़ने वाले हैं, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉजी कॉन्ट्रैक्ट। पहले बात तो मुझे एक बात समझाना, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड कंटिंजेंट? क्या? मे बी कोई एक सिचुएशन या कोई इवेंट होगा या कोई एक इवेंट नहीं होगा। कंटिंजेंसी मतलब क्या? उसमें क्या तुम श्योर रहते हो क्या? नहीं। सो देखो यहां पर अपन क्या पढ़ने वाले, इस पूरे यूनिट में कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे, रूल्स रिगार्डिंग एनफोर्समेंट ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड डिफरेंस बिटवीन कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने वाले, एंड उसके बाद अपन पढ़ने वाले कॉजी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, सबसे पहले कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। पहली बात तो हमको पता है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। ठीक है, इट इज एन अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। बट कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? देखो यहां पर क्लियरली बताया है,
कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, ओके, जो किसी चीज को करने के लिए हो या किसी चीज को ना करने के लिए हो, ये तो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन है। बट यहां पर क्या है, आगे देखो, इफ सम इवेंट कोलैटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट डज और डज नॉट हैपन, मतलब क्या, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं कि मैं तुम लोग को कंपनी लॉ के रेडीमेड नोट्स दे दूंगा, मतलब तुमको लिखने की जरूरत नहीं है, बट ये डिपेंड करता है कि अगर तुम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और सारे एक्ट्स के जितने भी क्वेश्चंस है इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में, वो सारे के सारे केस बेस्ड क्वेश्चन तुम कंप्लीट करोगे तो, वरना मैं कंपनीज एक्ट भी तुमको लिखवाऊंगा, बराबर। अब ये क्या है कि मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट है कंपनी लॉ का नोट्स देने का, वो डिपेंड है एक सिचुएशन के ऊपर या एक दूसरे इवेंट के ऊपर। मतलब क्या, अगर तुमने अगले हफ्ते मतलब मंडे या ट्यूसडे तक अगर तुमने सारे के सारे क्वेश्चन आंसर्स का प्रैक्टिस कर लिया, तो जाकर मैं तुमको कंपनी लॉ का क्या दूंगा, रेडीमेड नोट्स दे दूंगा, मतलब प्रिंटेड नोट्स। तो इसी को क्या बोलते हैं, एक तरह से कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। मुझे एक बात बताओ ना, नॉर्मली कोई एक सिचुएशन, जैसे देखो हम लोग ने घर का इंश्योरेंस करवाते, फायर इंश्योरेंस, फिर हम लोग जब ट्रैवल करते तब हमारा ट्रैवल इंश्योरेंस होता है, ठीक है। अब ट्रैवल में तुम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए, अब जब तुम घर पे जा रहे थे, स्टेशन के बाहर निकल गए, घर पे जा रहे थे, तभी तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, तो क्या रेलवे के पास आओगे क्या इंश्योरेंस मांगने? ट्रेन में एक्सीडेंट होना, ट्रेन का एक्सीडेंट होना, उधर कुछ नुकसान होना, तब ट्रैवल इंश्योरेंस मिलता है। फ्लाइट में इंश्योरेंस ले लो, फ्लाइट तुम्हारी ये हो गई, क्रैश हो गई, ठीक है, हाँ उसको मिलता है ना, इंश्योरेंस मिलता है, यस, ठीक है। गलती से गिरना, सुसाइड करना नहीं, सामने ट्रेन के सामने आके खड़े रह जाओगे तो कोई इंश्योरेंस नहीं मिलता है, समझ में आया क्या? सो देखो, ए कॉन्ट्रैक्ट्स टू पे बी 10 लाख रुपीज इफ बीज हाउस इज बर्न्ड, अगर बी का घर जल गया तो कितना मिलेगा उसको? 10 लाख मिलेगा। कौन देगा? ए देगा। अब देखो, ये जो हाउस इज बर्न्ड, ये एक सिचुएशन है, एक इवेंट है, वो हो भी सकता है, वो नहीं भी हो सकता। इज दिस क्लियर एवरीवन? यू अंडरस्टूड? सो क्या बोला है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट? इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग if some event collateral to such contract does or does not happen. Is this clear? अब देखो, all kinds of contract of insurance, indemnity and guarantee, ये सारे के सारे तुम्हारे कैसे टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स है? कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स है। कोलैटरल का मतलब, देखो यहाँ पर एक शब्द दिया है कोलैटरल, तो कोलैटरल मतलब क्या? रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है, उसके साथ मैच्ड होना चाहिए, समझ में आए? कोलैटरल के लिए देखो यहाँ पर इन लोग ने एक केस लॉ दिया है, एक सॉरी केस लॉ ने डेफिनेशन दिया है, पॉलक एंड मुला, ठीक है। दे डिफाइंड कोलैटरल इवेंट एज एन इवेंट विच इज नाइदर अ परफॉर्मेंस डायरेक्टली प्रॉमिस्ड एज अ पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट नॉर द होल ऑफ द कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस। इसका मतलब क्या होता है, देखना ध्यान से। ए कॉन्ट्रैक्ट टू पे बी 10 लाख इफ बीज हाउस इज बर्न, तो बी का घर जलेगा तब उसको मिलेगा ना, बराबर। मतलब क्या जलने के लिए वो पैसा दे रहा है, जलाने के लिए पैसा दे रहा है? नहीं। सो दिस इज अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। मतलब क्या, यहां पर बी का जो घर जल रहा है, ये ना ही परफॉर्मेंस प्रॉमिस्ड है। अब क्या बी खुद से घर जला देगा और फिर ए के पास पैसा मांगने जाएगा क्या? तो यहां पर क्या बोला है, योर बर्निंग ऑफ बीज हाउस इज नाइदर अ परफॉर्मेंस प्रॉमिस्ड एज अ पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट नॉर इट इज द कंसिडरेशन ऑब्टेन फ्रॉम बी। मतलब ए ने इससे बोला तू तेरा घर जला, मैं तुझे 10 लाख देता हूं, ऐसे बोला क्या? नहीं ना। सो ए की लायबिलिटी कब अराइज होगी? अगर बी का घर जला तो ए को वो लायबिलिटी करना पड़ेगा, मतलब पेमेंट देना पड़ेगा बी को। आर यू अंडरस्टैंडिंग? क्या घर जलाने के लिए वो बी को पैसा दे रहा है? क्या बी इसलिए ए से पैसा ले रहा है ताकि वो अपना घर जला सके? नहीं ना गाइस। ये क्या है, कोई भी ऐसा इवेंट जो कोलैटरल है टू द मेन अग्रीमेंट। कोलैटरल का मतलब तुम लोग को समझ में आ गया ना, पक्का रिलेटेड होना चाहिए। अब देखो, ए अग्रीज टू ट्रांसफर हिज प्रॉपर्टी टू बी इफ हर वाइफ, हाँ इफ हर वाइफ सीज डाई, हिज वाइफ आना चाहिए ना, हाँ इफ हिज वाइफ सी डाइज, मतलब ए ने क्या बोला है बी को कि मैं तुझे प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दूंगा अगर सी मर गई तो, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ट्रांसफर कब करना पड़ेगा? जब सी मरेगी तभी करना पड़ेगा, तब तक ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं। इज दिस क्लियर? आई होप दिस इज क्लियर, ओके। अब देखो, इसके कुछ एसेंशियल्स है, एसेंशियल्स ऑफ अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट।
सबसे पहले क्या बोला है, द परफॉर्मेंस ऑफ अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट वुड डिपेंड अपॉन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ सम इवेंट और कंडीशन। मतलब ये जो भी कंडीशन है वो या तो प्रीसीडेंट भी हो सकती है या तो सब्सिक्वेंट भी हो सकती है, बराबर क्या। अब देखो ना, प्रीसीडेंट मतलब क्या, ए प्रोमिसेस टू पे 50,000 टू बी इफ इट रेन्स ऑन द फर्स्ट ऑफ द नेक्स्ट मंथ, मतलब पहले बारिश होनी चाहिए ना, उसके बाद वो क्या करेगा, पे करेगा। समझ में आया क्या, ठीक है। साथ ही साथ क्या बोला है, द इवेंट रिफर टू एज कोलैटरल टू द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब क्या, इवेंट जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं है, इवेंट कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट हुआ तो कोलैटरल कैसे हुआ, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। मुझे एक बात बताओ, सिंपल सिंपल मतलब बताता हूँ, तुम लोग को लोन चाहिए, बराबर, तुम्हारे पास घर में सोने के बिस्किट पड़े 5-6, तुमने क्या किया, वो गिरवी रखा और सामने तुमने लोन ले लिया कैश में। मुझे एक बात बताओ, वो जो सोने के बिस्किट है वो आज भी तुम्हारे ही है ना। अगर सपोज तुम लोन नहीं पे करते तब जाके वो जूलर क्या करेगा, वो बिस्किट हड़प लेगा या तो फिर उसको बेच डालेगा, एनीथिंग, तब तक क्या वो उसको कुछ भी कर सकता है। सो कोलैटरल का मतलब समझा, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट था, क्या तुमने उसको सोने का बिस्किट बेच के पैसा लिया था, नहीं, तुमने लोन लिया था, तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट किस चीज का है, लोन, बट साथ में उसने कोलैटरल क्या रखा है, गोल्ड बिस्किट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो अगर देखो सपोज अगर तुमने लोन का रिपेमेंट नहीं किया, इफ यू फेल, इन दैट केस वो क्या करेगा, बिस्किट अपने पास ही रख लेगा या बिस्किट को बेच देगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ओके। सो देखो, जो भी इवेंट है इट इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब इवेंट शुड बी नाइदर परफॉर्मेंस प्रॉमिस नॉर अ कंसिडरेशन ऑफ अ प्रॉमिस। इज दिस क्रिस्टल क्लियर एवरीवन, ठीक है। तीसरा क्या बोला है, द कंटिंजेंट इवेंट शुड नॉट बी अ मियर विल ऑफ द प्रॉमिस, मतलब ये तो चाहता ही था कि बी का घर जल जाए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। द इवेंट शुड बी कंटिंजेंट इन एडिशन टू बीइंग द विल ऑफ द प्रॉमिसर। अब देखो यहाँ पर क्या बोला है, मतलब देखो, A promises to pay B 1 lakh if he so chooses, it is not a contingent contract। अरे क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है ना, किस चीज का है, इधर कोई कोलैटरल है क्या, नहीं। अब देखो, if A promises to pay B 1 lakh if it rains on 1st April, बराबर, इधर कोलैटरल क्या है, अगर 1st April को बारिश हुई एंड A leave Delhi for Mumbai on a particular day, अब ये क्या बनता है, कंटिंजेंट। अब मुझे एक बात बताओ, बिकॉज गोइंग टू मुंबई इज एन इवेंट नो डाउट विद इन एज विल, बट रेनिंग इज नॉट नियरली हिज विल। मतलब देखो क्या होता है कि वो चाहता नहीं था कि बारिश हो, बट अगर बारिश हुई तो उसको कितना रुपया देगा, 1 लाख, बट ए क्या कर रहा है, वो दिल्ली टू मुंबई जा रहा है, ये तो फिक्स ही है। इज दिस क्लियर। अब मुझे एक बात बताना सिंपल, अगर उस दिन ए दिल्ली टू मुंबई जाने का कैंसिल कर दे, फिर भी बारिश हो रही है, तो कहना इसे कोलैटरल इवेंट हो गया, तो ए को बी को पैसा देना पड़ेगा, यस और नो गाइस। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर ए के कंट्रोल में कौन सा इवेंट है, बारिश होना कंट्रोल में है या मुंबई जाना, मुंबई जाना कंट्रोल में है ना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, इज दिस क्लियर। तो देखो क्या बोला है, कंटिंजेंट इवेंट शुड नॉट बी अ मियर विल ऑफ द प्रॉमिसर। अरे सिंपल मतलब, अगर सिर्फ ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया बी के साथ, अगर मैं 1st अप्रैल को मुंबई गया तो मैं तुझे 10 लाख रुपया दूंगा, अरे तो इसमें तो कभी जाएगा ही नहीं 1st अप्रैल को, तो इसमें कंटिंजेंसी नाम की कोई चीज ही नहीं हुई ना। जैसे सत्यम मुझे बोलता है कि सर मैं आपका सिलेबस होने के बाद भी मैं गांव नहीं जाऊंगा, ठीक है, अगर मैं गांव गया, ओके, तो आपको मुझे 10 लाख रुपए दे, अगर मैं गांव नहीं गया, सॉरी उल्टा, अगर मैं गांव नहीं गया तो आपको मुझे 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे। अब मुझे एक बात बताओ, वो गांव जाए ना जाए वो तो उसकी इच्छा है ना, बट सपोज अगर हम दोनों के बीच में ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है कि सत्यम अगर मार्च महीने में बारिश हुई, बराबर, तब जाके मैं तुझे 10 लाख रुपया दूंगा। अब बारिश होना ना होना तो मेरे कंट्रोल में नहीं है ना उसके कंट्रोल में। आर यू अंडरस्टैंडिंग। सो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए ये जो भी इवेंट है शुड नॉट बी अ विल ऑफ द प्रॉमिसर, प्रॉमिसर की इच्छा हिसाब से नहीं होना चाहिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। अच्छा सोचो ना, यही एग्जाम्पल में ए प्रॉमिस करता है बी को कि इफ इट रेन्स ऑन 1st अप्रैल एंड क्या बोला, एंड ए लीव्स दिल्ली फॉर मुंबई ऑन अ पर्टिकुलर डे, मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब ये जो सेकंड कंडीशन है वो तो ए की मर्जी के हिसाब से होगा,
तो इन दैट केस तो बी को तो उल्लू ही बनाया ना, उसको कभी भी 1,00,000 रुपए मिलने ही नहीं वाला। चलेगा क्या ऐसा कोई भी कंडीशन? नहीं चलेगा। एंड लास्ट क्या बोला है, जो भी इवेंट है वो अनसर्टन होना चाहिए, बराबर। मतलब क्या, अगर इवेंट सर्टन है या बाउंड टू हैपन है, then the contract is due to be performed, it is not a contingent contract। समझ में आया क्या? अब देखो, जैसे देखो, A agreed to sell his agricultural land to B after obtaining the necessary permission from the collector। अब वो डेफिनेटली लैंड तो बेचने ही वाला है। The permission was generally granted on fulfillment of certain formalities, so it was held that contract was not a contingent contract, क्योंकि the permission जो collector ने grant की was almost a certainty। Are you understanding? See, कोई मरना, किसी की डेथ होना, डेथ तो कभी ना कभी होगी, बट कब मरेगा वो अनसर्टन होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इज दिस क्लियर? चलो, सो ये है तुम्हारे कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। हेडिंग दे दो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, उसका पहले डेफिनेशन लिखो, जितना मैं हाईलाइट करो उतना लिखते जाओ। Definition of contingent contract, section number 31। डेफिनेशन लिखा तुम लोगों ने?
ये हो गया. अभी लिखो एसेंशियल्स ऑफ अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट. चलो. ये दोनों कंडीशन लिख दिए. नेक्स्ट सी एंड डी लिखो.
अंडरस्टूड. सो व्हाट इज द कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, हो गया यहाँ तक. सेक्शन नंबर 31 में अपन ने क्या देखा, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो एक इवेंट के ऊपर डिपेंडेंट होता है, और वो इवेंट कैसा होता है, कोलैटरल होता है. कैसा होता है, कोलैटरल. समझ में आया. इसके अंदर इंडेमनिटी, इंश्योरेंस, गारंटी सब एक ही कैटेगरी के अंदर आते हैं. इज दिस क्रिस्टल क्लियर. अब देखो तुम लोग ना होमवर्क में ये करके आओगे, वेजरिंग एंड कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट. सी वेजरिंग अपन ने कर लिया है, यू नो ना व्हाट इज द वेजर, गैम्बलिंग वगैरह. सो दिस इज योर होमवर्क. वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट और कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का डिस्टिंग्विश बिटवीन तुम लिख के आओगे घर से. इज दिस क्लियर एवरीवन. ओके, सो वी विल कंटिन्यू इन टुमारोज क्लास. रूल्स रिलेटिंग टू एनफोर्समेंट कल मैं ये सबसे पहले करवाऊंगा तुम लोग को, उसके बाद अपन कॉजी कॉन्टैक्ट करेंगे, तो ये यूनिट भी अपना हो जाएगा खत्म. ठीक है, अंडरस्टूड. होमवर्क में क्या करना है, कंटिंजेंट एंड वेजरिंग कॉन्टैक्ट करना है. वेजरिंग याद है ना, किया था अपन ने गैम्बलिंग वाला. ठीक है, ओके चलो, थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर.